चैप्टर 111 शौर्य की पहचान और धीरज राजपूत। शौर्य इस वक्त एक छोटी बच्ची के साथ एक पुराने बंद पड़े मिल के बाहर खड़ा था। वह बच्ची अभी भी ऊपर आसमान की ओर देख रही थी। उस लड़की को ऐसा देखकर शौर्य उससे पूछता है, क्या हुआ, आप ऊपर क्या ढूंढ रही है? ये सुनकर वह बच्ची अपनी प्यारी आवाज में कहती है, भैया वो बुले अंकल ऊपर गए हैं, नीचे नहीं आए, मैं उन्हीं को ढूंढ रही हूँ। उस बच्ची की प्यारी बातें सुनकर शौर्य ने उस बच्ची के गालों को चूमते हुए कहा, वो लोग अभी आते ही होंगे, वो क्या है न कि वे कुछ ज्यादा ही ऊपर गए हैं, तो थोड़ा समय लग रहा है। तभी आसमान से चिंकते हुए वो गुंडे मिलके बाहर वाले मैदान में गिर गए, जहां ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी। नीचे गिरते ही उनकी मौत हो चुकी थी, पर वह बच्ची उन्हें देख नहीं सकती थी। उनके एक एक करके गिरने पर उस बच्ची ने तालियां बजाई। शौर्य मुस्कुराया और फिर बच्ची के साथ भी खुद भी तालियां बजाने लगा। तभी कुछ दूरी से दो पुलिस की गाड़ियां और एक सफेद स्कॉर्पियो कार जिस पर लाल बत्ती लगी हुई थी, तेजी से उस मिल के पास आकर रुक गए। तभी उस स्कॉर्पियो गाड़ी से एक लड़की निकली जिसने एक भूरे रंग की साड़ी पहनी थी, लेकिन वह दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उसे देखकर लग रहा था कि वही इस बच्ची की मां है, क्योंकि उसके आंखों में आंसू थे। वह दौड़कर उस बच्ची को शौर्य के गोदी से लेकर गले लगते हुए रोने लगी। कुछ देर तक अपनी बच्ची को ठीक से चेक करने के बाद वह औरत शांत हुई और शौर्य को देखते हुए बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपने मेरे बच्ची को बचाया है। ये आपका मुझ पर एक एहसान होगा। शौर्य ने ये सुनकर उस औरत को मुस्कुराते हुए बोल, इस देश का नागरिक होने के नाते ये मेरा फर्ज था कि मैं उसकी जान बचाऊं। कोई बात नहीं, आप अब अपनी बच्ची को अपने साथ ले जा सकती है। शौर्य की बात ऐसी थी जैसे वह कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी फेंक रहा था। तभी एक पुलिस कांस्टेबल दौड़ते हुए आया और बोला, मैडम हमें अंदर से अनिकेत जगताप मिला है, उसके दोनों कंधे टूट चुके हैं और हमें 5 लाशें भी मिली है उस घास के मैदान से। ये सुनकर वह औरत शौर्य को एकदम अजीब नजरों से देखने लगी, क्योंकि शौर्य ने उसकी बच्ची को बचाने के लिए 5 लोगों की हत्या कर दी थी। ये बहुत ही सीरियस मामला बन चुका था। तभी पुलिस ऑफिसर लाशों की शिनाख्त करके लौटा और शौर्य को देखकर बोला, मिस्टर आपने यहाँ पर इस बच्ची को बचाया, लेकिन कानून को अपने हाथ में ले लिया है, इसीलिए हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये सुनकर शेर उस औरत को देखकर बोला, मैडम जी मैंने आपके लिए उन लोगों को मारा, तो इस बात पर क्या आप इसकी जिम्मेदारी ले सकती है? तभी वह बच्ची बोली, ममा आज इस भैया ने उन बुरे अंकल को सुपरमैन की तरह एक एक पंच में सीधा छत फाड़ के उड़ा दिया था। ये सुनकर वह औरत उस बच्ची का सिर सहलाते हुए बोली, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम एक काम करो, जाकर तुम गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हारे इस सुपरमैन भैया से बात करके वापस आती हूँ। ये सुनकर वह बच्ची एक लेडी कांस्टेबल के साथ गाड़ी में जाकर बैठ गई। उसके बाद वह औरत शौर्य को देखकर बोली, अगर अपने हत्या नहीं की होती तो मैं इस बात की जिम्मेदारी ले सकती थी, लेकिन आपने एक जुर्म किया है, इन लोगों को मारकर, और एक IAS ऑफिसर होने के नाते मैं कानून को हाथ में लेने वाले की रक्षा नहीं कर सकती। शौर्य ने जब ये सुना तो वह हंसते हुए बोला, तुम तो बड़ी दोगली औरत निकली, खैर छोड़ो, तुम जैसी औरत से मैं उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ। तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आ गई जो अपनी पोस्ट के नशे में चूर होकर अपने बेटे को भी जन्म के बाद ठुकरा देती है। तुम अब जा सकती हो, तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल चुकी है। इतना कहकर शौर्य मुड़ गया और अपनी पॉकेट में हाथ डालकर खड़े होकर मिल की दरवाजे की तरफ देखने लगा, क्योंकि उसने अंदर से आती हुई अनिकेत की आवाज सुनी। कुछ ही देर में अनिकेत को वे ऑफिसर घसीटते हुए बाहर लेकर आ गए। जब अनिकेत ने शौर्य को देखा तो उसका खून खौल गया और बोला, तू जो भी है,
मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे पूरे परिवार को मिटा दूंगा और मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। जब शौर्य ने उसकी धमकी सुनी तो उसने अपना सिरनामे हिलाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसमें इस वक्त उसके हाथ में बंदूक थी। शौर्य ने अपनी पिस्तौल से एक गोली चला दी जो अनिकेत के सिर को छेदकर निकल गई। अनिकेत वहीं पर मर गया। तभी पुलिस वालों ने शौर्य की शांत आवाज सुनी, मुझे खोखली धमकी सुनने की आदत नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है उसका अंजाम सिर्फ मौत होता है। फिर शौर्य ने सभी पुलिस वालों को हंसते हुए देखा और बोला, कैसा लगा मेरा डायलॉग? अरे भाई कुछ ताली तो बजाओ। शौर्य की ऐसी हरकत देखकर सभी लोग शौर्य को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी पागल को उन्होंने देखा हो। तभी वह इंस्पेक्टर होश में आता है और अपनी रिवॉल्वर शौर्य के ऊपर तान देता है और बोलता है, अपने हाथ ऊपर करो और अपना हथियार नीचे डाल दो वरना मुझे तुम पर गोली चलानी पड़ेगी। जब शौर्य ने ये सुना तो उसने उस ऑफिसर को देखकर अपनी आर्मी की आईडी निकली और उसके तरफ उछाल दी और बोला, मुझे अरेस्ट या मेरे हथियार डालने के लिए कहने की तुम्हारी औकात नहीं है ऑफिसर। तुम्हारा डीआईजी भी मुझे अरेस्ट नहीं कर सकता है। इंस्पेक्टर ने आईडी को देखा और उसके माथे पर पसीना साफ दिखाई देने लगा। उसने तुरंत अपनी गन नीचे की और शौर्य के पास जाकर उसकी आईडी वापस करते हुए बोला, वी आर सॉरी सर, हमें ये पता नहीं था। इतना कहकर उस ऑफिसर ने बाकी पुलिस वालों को इस जगह को सील करने कह दिया और फिर उस औरत के पास आते हुए बोला, मैडम वे एक आर्मी ऑफिसर है और उनकी रैंक बहुत बड़ी है, हम उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते, अब हम ये कैसे क्लोज करेंगे? उस औरत ने शौर्य को ऊपर से नीचे एक बार देखा, लेकिन उसे शौर्य किसी भी तरह से आर्मी ऑफिसर नहीं लग रहा था। फिर वह अपने बच्ची के पास गई और बोली, टुनटुन बेटा, तुम्हें उन लोगों ने कहीं चोट तो नहीं पहुंचाई? तुम ठीक हो ना? उस बच्ची अपना सिर झटकते हुए कहा, नहीं ममा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। पर उस भैया को पुलिस अंकल ऐसा क्यों देख रहे थे? वह औरत बच्ची का जवाब देते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, आपके भैया असली हीरो है, वे आर्मी वाले हैं, तो उनकी चिंता मत करो। ये सुनकर वह बच्ची खुश हुई और खिड़की के बाहर अपना सिर निकालकर शौर्य को देखकर बोली, भैया क्या आप सच में एक सोल्जर हो? मुझे भी बड़ा होकर आपकी तरह सोल्जर बनना है, बिल्कुल आपकी तरह। ये सुनकर शौर्य ने मुस्कुराते हुए उस बच्ची को देखा और बोला, अच्छी पढ़ाई करो, एक दिन तुम भी मेरी तरह एक सोल्जर बन सकती हो। अब तुम अपनी माँ के साथ घर जाओ। इतना कहकर शौर्य भी वहां से बाहर आ गया। तभी वह औरत उस पुलिसवाले से पूछती है, उस लड़के का नाम क्या है? ये सुनकर वह पुलिसवाला बोला, मैडम उनका नाम शौर्य अग्निहोत्री था और वे आर्मी के ब्रिगेडियर जनरल है। ये सुनकर वह औरत चौंक गई और कुछ सोचने लगी। बहुत देर तक ये नाम याद करने के बाद उसे कुछ याद नहीं आया। फिर उसने अपना सिर झटका और ड्राइवर को वापस चलने के लिए कहा। दूसरी तरफ अब शौर्य के पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने अपना फोन निकाला और जिया को कॉल किया। उसने जिया से उसके रहने का ठिकाना पूछकर उसके घर निकल गया। जिया और प्रिया दोनों एक फ्लैट में रहती थी, जो उन दोनों को उनके पिता ने यहाँ रहने के लिए खरीद कर दिया था। शौर्य चलते हुए उनके बिल्डिंग के नीचे पहुंच गया। यहाँ उसके आते ही प्रिया नीचे आकर उसे ऊपर लेकर गई। शौर्य उनके फ्लैट पर पहुंचकर सोफे पर बैठ गया। तभी जिया ने शौर्य के लिए पनीर की सब्जी बनाई और उसे खाना खाने बुला लिया। शौर्य ने भी यू के साथ बैठकर पेट भर कर खाना खाया। खाना खाने के बाद शौर्य को फिर उसी विला का ख्याल आया जिसे उसने सिल्वर डेन के ऑफिस में देखा था। उसने तुरंत दिवाकर को फोन लगाया। कुछ रिंग के बाद दूसरी तरफ से आवाज आई, बोलो शौर्य बेटा, क्या बात है, तुमने मुझे इतनी जल्दी फोन किया? दिवाकर की बात सुनकर शौर्य बोला,
दरअसल अंकल, मैंने कॉल इसीलिए किया था क्योंकि मुझे वह विला भी बहुत पसंद आया था जिसका मॉडल आपके ऑफिस में रखा था। क्या मैं उसे देखने आ सकता हूँ? वैसे भी इस वक्त मैं फ्री हूँ। ये सुनकर दिवाकर बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम अभी ऑफिस आ जाओ। इस वक्त राहुल भी ऑफिस में ही है। मैं उसे तुम्हारे साथ उस विला को देखने भेज देता हूँ। शौर्य ने ये सुना तो वह बोला, ठीक है, फिर मैं और मेरी बहनें कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। इतना कहकर शौर्य ने फोन रख दिया। उसने फिर जिया और प्रिया को अपने साथ चलने के लिए कहा। वे दोनों भी इस वक्त फ्री थी तो दोनों शौर्य के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। नीचे आते ही शौर्य ने अपने अंगूठी से अपनी स्पेशल एडिशन थार निकली और दोनों को लेकर वहां से स्वर्डेन के ऑफिस पहुंच गया। इस वक्त राहुल को कंपनी के गेट पर उसके डैड ने खड़ा कर दिया था। शौर्य के आते ही सबसे पहले जिया गाड़ी से उतरी तो राहुल के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके बाद प्रिय उतरी तो उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई, पर जब शौर्य उसी गाड़ी से उतरा तो उसकी मुस्कान गायब हो गई। दोनों लड़कियों ने शौर्य को दोनों तरफ से पकड़ रखा था और वे तीनों हंसी मजाक करते हुए राहुल के सामने आकर खड़े हो गए। जिया ने जब राहुल को देखा तो वह मुस्कुराते हुए बोली, अरे राहुल, तुम गेट पर क्या कर रहे हो? ये सुनकर राहुल अपनी इज्जत बचाते हुए बोला, मैं यहाँ पर शौर्य का इंतजार कर रहा था। डैड ने मुझे बताया था कि ये आने वाले हैं। ओह, तो ये बात है, तो चलो फिर, हमारे भैया आज हमें एक घर दिखाने के लिए यहाँ लाए हैं। जिया की बात सुनकर राहुल बोला, प्लीज आप लोग अंदर चलिए, पहले मैं आपको वह मॉडल दिखाता हूँ, फिर हम साइट पर जाएंगे। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और वह जिया से बोला, एक मिनट, अभी तुमने शौर्य को भैया कहा, यानी ये तुम्हारे भाई है? ये सुनकर प्रिया इतराते हुए बोली, तुमने सही सुना, वरना हम लड़कों को कभी ऐसे पकड़कर घूमेंगे? यहाँ के लड़कों की इतनी औकात नहीं है। प्रिया की बात सुनकर राहुल को दिल में एक दर्द का एहसास हुआ, क्योंकि वह पिछले एक साल से इन दोनों लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, पर अभी तक इन लड़कियों ने उसे मुड़कर भी देखा नहीं था। और अब उसे ये पता चलता है कि इन दोनों लड़कियों के नज़रों में यहाँ के लड़कों की कोई हैसियत है ही नहीं। ऊपर से ये दोनों शौर्य की बहनें हैं, जो कि इतना अमीर है कि वह उसके कंपनी को 10 बार ऐसे ही खरीद सकता है। ये सब राहुल अपने दिमाग के अंदर सोच रहा था, तभी उसे शौर्य की बात सुनाई दी, राहुल, तुम हमें अंदर भेजकर वहां क्यों रुके हो? चलो भाई, मॉडल भी तो दिखा दो। ये सुनकर राहुल उन्हें मॉडल के पास लेकर गया। वह मॉडल बेहद खूबसूरत था, इसीलिए उसे देखते ही दोनों बहनों ने पसंद कर लिया। यह विला मुंबई के समुद्र किनारे पर स्थित था। इस विला की वास्तु बहुत ही खास थी। शौर्य ने तुरंत राहुल को देखा और बोला, राहुल, चलो हम अब साइट पर चलकर इसे देखते हैं। तभी राहुल थोड़ा कतराते हुए बोला, वैसे तो ये एक प्राइम प्रॉपर्टी है और इसकी कीमत 200 करोड़ रुपए है। अगर आप इसे खरीदते हैं तो आपको 10 करोड़ रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। ये सुनकर शौर्य ने सिर्फ हाँ में अपने सिर हिलाया और अपनी बहनों के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गया। उनके साथ राहुल भी उसी गाड़ी में बैठा था। शौर्य ने राहुल के कहने पर गाड़ी सीधा विला की तरफ भगा दी। कुछ ही देर में वे लोग वर्ली पहुंच गए। वर्ली से थोड़े बाहरी इलाके में यह समुद्र के किनारे पर बना विला था। जब वे विला पर पहुंचे तो उस विला को देखते ही शौर्य ने उसे पसंद किया। विला के आसपास शांति थी और बड़े बड़े पेड़ों ने उस विला को घेर लिया था। शौर्य ने फिर उस विला को खरीदने का मन बना लिया। इस विला के अंदर ढेर सारे कमरे थे। एक समय पर इस विला में कई लोग एक साथ रह सकते थे। शौर्य ने फिर राहुल को देखकर कहा, राहुल, मुझे ये विला पसंद आया है। एक काम करो, अपने डैड से कहकर रजिस्ट्री की तैयारी करो।
शौर्य की बात सुनकर राहुल ने तुरंत अपने डैड को फोन किया और सारी बात बता दी। शौर्य फिर अपने बहनों के साथ गोरेगांव की तरफ निकल गया। इस वक्त वह पवई की प्रॉपर्टी के मालिक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर धीरज राजपूत को मिलने जा रहा था। शौर्य कुछ ही मिनटों में यहां पहुंच गया था। उसने तुरंत बताए हुए पते पर जाकर उनके घर की बेल बजाई। बेल बजाते ही अंदर से एक बूढ़ी आवाज आई, अरे ओ बूढ़ू, जाके दरवाजा खोल, हर बार जब देखो तब वो गेम खेलने बिष्ट जाते हो, जरा थोड़ी शर्म करो, ये तुम्हारी उम्र नहीं है ऐसे गेम खेलने की। बूढ़ा आदमी अपनी जगह से करहाते हुए उठा और आकर दरवाजा खोलने लगा। जब दरवाजा खुला तो उसने शौर्य और उसके बहनों को देखा और बिना कुछ पूछे सीधा दरवाजा बंद कर दिया। तभी शेर ने फिर से बेल बजाई। इस बार उसने कई बार बेल बजाई। इस वजह से वह बुढ़ा चिढ़ गया और दरवाजा खोलकर बोला, अबे ओ मच्छर, तू क्यों मुझे परेशान कर रहा है? चुपचाप यहां से निकल और फिर से बेल मत बजाना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर शौर्य भी तनकर बोला, अबे ओ बुढ़े, तेरा एक पैर जमीन पर है और दूसरा पैर कब्र में है, तो ज्यादा इतरा मत और मुझे मेरी बात बोलने दे। वह बुढ़ा बोला, बच्चे, इतनी अकड़ अच्छी नहीं होती, तो बोल तुझे क्या चाहिए? ये सुनकर शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, वो क्या है न बुढ़े, मैं तुम्हारी पवई वाली प्रॉपर्टी खरीदनी है। तो बोल, क्या तू इस प्रॉपर्टी को बेचेगा? शौर्य की बात सुनकर वह बुढ़ा बोला, मुझे अपनी प्रॉपर्टी को बेचने की कोई जरूरत नहीं है, तू यहां से जा सकता है। चैप्टर 112 शर्त में जीत और मुर्गों की पिटाई। इस वक्त शौर्य और उसकी बहनें गोरेगांव में स्थित धीरज राजपूत के घर पर आए हुए थे। पूरी मुंबई के लोगों को ये अच्छे से मालूम था कि धीरज राजपूत बड़ा ही मुफट और बदतमीज आदमी है, और आज उसकी मुलाकात उसके जैसे ही शौर्य से हुई थी। जी तमीज वाले को तमीज से और बदतमीज के साथ बदतमीजी से पेश आता था। शौर्य और धीरज राजपूत एक दूसरे को बदतमीजी के साथ अपमानित करते हुए बात कर रहे थे। शौर्य के पूछने पर धीरज ने अपनी प्रॉपर्टी बेचने से मना कर दिया। ये सुनकर शौर्य ने कुछ सोचा और अपने सिस्टम से कहकर धीरज की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली। जब शौर्य ने पूरी इन्फॉर्मेशन समझी तो वह सब कुछ समझ गया कि धीरज ये प्रॉपर्टी क्यों बेचना नहीं चाहता था। धीरज के दो बेटे थे और वे दोनों उसके पास नहीं रहते थे। एक बेटा अमेरिका में डॉक्टर था तो दूसरा जर्मनी में एक सफल इंजीनियर था। दोनों बेटे अपनी नौकरी लगने के बाद कभी धीरज के पास वापस नहीं आए। उसका कारण था धीरज का उनके साथ बर्ताव। धीरज बेहद डिसिप्लिन इंसान था और आर्मी के नियम उसके रग रग में बहते थे। इस वक्त उसके बेटे सिर्फ उसे पैसे भेजते थे, लेकिन उससे कभी मिलने नहीं आए। उनके बेटे कुछ सालों पहले अपने बच्चों के साथ आए थे, मगर धीरज की आदतों की वजह से धीरज ने उसके अपने पोतों की छोटी छोटी गलतियों पर बार बार अपने बेटों को कोसना शुरू किया। अपने पतियों का बार बार होने वाला ऐसा अपमान धीरज के बहुओं को पसंद नहीं आया और वे लोग अपने पतियों के साथ गुस्से से वापस चली गई। इस वजह से धीरज के पत्नी को पैरालिसिस हुआ, लेकिन उसके बेटे वापस नहीं आए। उसके पत्नी के पैरालिसिस की वजह से धीरज को ही घर के सारे काम करने पड़ते हैं और उसकी पत्नी अब उसे उठते बैठते कोसती रहती है। शौर्य ने ये सब पढ़ा और फिर धीरज को देखकर बोला, बुढ़े, तूने तेरे इस बड़बोलेपन की वजह से अपने परिवार को खो दिया है। अगर मैं तेरी पत्नी के पैरालिसिस को ठीक कर दूं तो उसके बदले तू मुझे क्या वह प्रॉपर्टी देगा? शौर्य की बात सुन के धीरज के मन में एक आशा की किरण जगी। उसने तुरंत शौर्य से कहा, बच्चे, अगर तू मेरी औरत की तबीयत ठीक कर देता है तो मैं तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी हंसते हंसते बेच दूंगा, लेकिन अगर वह ठीक नहीं हुई तो मैं तुम्हारे बॉडी के सारे पार्ट्स बेच दूंगा।
ये सुनकर शौर्य धीरज को अजीब नजरों से देखने लगा और बोला, बुड्ढे, मुझे यकीन नहीं होता कि तुझे इतने अजीब शौक है। अगर तू चाहे तो मैं ऑर्गन डोनेट करने वाले लोगों की लाइन लगा देता हूँ। ये सुनकर धीरज और भी चिढ़ गया, लेकिन कुछ नहीं बोल पाया। शौर्य उसके घर के अंदर आया तो देखा कि एक बूढ़ी औरत रॉकिंग चेयर पर बैठकर टीवी देख रही थी। उसके हाथ और पैरों में कोई जान नहीं थी। उसने एक गाउन पहना था। शौर्य अंदर आया और बोला, दादी, आप कैसी है? मैं यहाँ आपको ठीक करने आया हूँ। अगर आपने मेरा साथ दिया तो मैं आपको इतना मजबूत बना सकता हूँ कि आप इस बुड्ढे को दौड़ा दौड़ा कर मर पाएंगी। शौर्य की बात सुनकर वह औरत शौर्य को देखते हुए बोली, मैंने अपने शादी के बाद ये सपना हर दिन देखा था और जब मैं इसे सच में पीटने वाली थी मेरा ये हाल हो गया। अब तो मैंने सारी उम्मीद छोड़ दी है। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और फिर इलाज शुरू करने ही वाला था, तभी उसकी नज़र उसके कंपनी के दवा की बोतल पर पड़ी। शौर्य ने उसे हाथ में लिया और बोला, क्या आपने इस दवा को पिया है? ये सुनकर वह औरत बोली, नहीं, मैं उसे नहीं पीना चाहती। मुझे हर दिन ये बुढ़ा दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ लाकर खाने देता है, पर एक भी मेरे स्वास्थ्य में सुधार नहीं कर पाई है। इसीलिए जब उसने ये लाई थी तो मैंने उसे ही इसे पीने के लिए कहा। ये सुनकर शौर्य ने अपने सिर पर हाथ मारा और बोला, दादी, अगर मैं कहूँ कि अगर आपने इसे पिया होता तो अब तक आप ठीक हो चुकी होती तो आप क्या कहेंगी? ये सुनकर दादी की आंखें चौड़ी हो गई तो उसने देखा कि शौर्य अपनी जेब से एक बोतल निकाल रहा था। शौर्य ने वह बोतल दादी के सामने खोल दी और उसमें से पानी की तरह एक तरल निकला। शौर्य ने उसे दादी के मुंह में उड़ेल दिया। दादी ने भी उसे पी लिया। तरल पीने के बाद दादी थोड़ी देर शांत पड़ी रही, लेकिन अचानक उसके शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई और उसकी बंद पड़ी नसें फिर से शुरू हो गई। कुछ ही देर में खून का संचार दादी के पूरे शरीर में होने लगा। इसे महसूस करके दादी ने अपनी एक हाथ उठाने की कोशिश की और उसका हाथ धीरे धीरे हवा में उठने लगा। ये देखकर धीरज भी दूर खड़े रहकर हैरान था, साथ ही साथ वह खुश भी बेहद खुश था। धीरे धीरे दादी ने अपना पैर भी हिलाने की कोशिश की और उसके पैर भी हिलाने लगे। जब शौर्य ने देखा कि उसकी दवा काम कर रही है तो वह धीरज की ओर मुड़ गया और बोला, बुड्ढे, तेरी बीवी तो ठीक हो गई है, अब अपने प्रोमिस के हिसाब से मुझे ये जम तू अब बेचेगा। मैं कल किसी को तेरे पास भेज दूंगा। मैं आशा करता हूं कि तू कल रेडी रहेगा और सही सलामत भी। ये सुनकर धीरज पहले तो जो बहुत खुश था अचानक गंभीर हो गया और बोला, मैंने अपने जिंदगी में किसी से हाथ नहीं जोड़े हैं, मैं हर हालात में सीधा खड़ा था। आज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूँ। तू पहला इंसान है जिसे मैं खुद हाथ जोड़ने के लायक लगता है। फिर भी एक बात बता दूं, तू भी बड़ा बदतमीज है, बिल्कुल मेरी तरह। ये सुनकर शौर्य शर्माते हुए बोला, आप भी इस उम्र में कुछ कम नहीं हैं। चलिए फिर हम कल मिलते हैं। मुझे अभी चलना होगा। इतना कहकर शौर्य एक बार फिर दादी के पास गया और बोला, दादी, वैसे एक बात बोली, तुम्हारा पति कितना भी घमंडी और टेढ़ा हो पर उसने मेरे आगे आज हाथ जोड़े हैं, इसीलिए उसे माफ कर देना और ये 2 गोलियां आज रात को तुम दोनों खा लेना, कल तुम दोनों जवान हो जाओगे। दादी के हाथ में 2 गोलियां देकर शौर्य वहां से अपनी बहनों को लेकर निकल गया। दूसरी तरफ मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर के ऑफिस में वही औरत जिसकी लड़की को शौर्य ने बचाया था अपने कंप्यूटर पर कुछ पढ़ रही थी। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उसके कंप्यूटर के स्क्रीन पर शौर्य की तस्वीर थी और बगल में उसकी जानकारी थी। ये लड़का रागिनी मैडम का बेटा है। मैं इससे पहले उन्हें कई बार मिली थी,
लेकिन वह हमेशा ये कहती थी कि उन्हें सिर्फ एक बेटी है और कभी उन्होंने अपने बेटे का जिक्र नहीं किया था। लेकिन ये जानकारी तो साफ साफ बता रही है कि दुष्यंत सर और रागिनी मैडम का बेटा कोई और नहीं, शौर्य ही है। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। रागिनी मैडम और दुष्यंत सर ने ये बात कभी क्यों नहीं बताई? ऐसा सोचकर उस औरत ने अपना फोन निकाला और सीधे रागिनी को कॉल कर दिया। कुछ देर रिंग जाने के बाद रागिनी की आवाज आई, हाँ बोलिए अहाना मित्तल, आज आपने मुझे कैसे याद किया? हेलो रागिनी मैडम, आप कैसी है? दरअसल मैंने आपको कॉल इसीलिए की थी कि आज मैं एक लड़के से मिली जिसने मेरे बेटी की जान बचाई। उसका नाम शौर्य था। अहाना की बात सुनकर रागिनी कुछ देर के लिए चुप हो गई। फिर वह थोड़ी सर्द आवाज में बोली, ओह तो तुम भी उससे मिल चुकी हो, वैसे कैसा है वो? ये सुनकर अहाना को समझ में नहीं आया कि क्या बोले। फिर वह बोली, वो बहुत बहादुर है और साथ ही थोड़ा गुस्सैल भी है। ये सुनकर रागिनी बोली, मुझे पता है कि तुम क्या जानना चाहती हो। हाँ, वो मेरा ही बेटा है, मेरा मतलब है था। मैंने कुछ गलत फैसले लिए थे जिस वजह से वह मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गया है। मुझे लगता है कि तुम अब समझ गई होगी। रागिनी का छोटा सा एक्सप्लेनेशन अहाना के लिए काफी था। वह पूरी बात समझ गई और उसे ये भी याद आया कि शौर्य ने उसे क्यों कहा था कि पावर और पोस्ट के नशे में कोई औरत अपने बेटे को जन्म लेते ही छोड़ देती है। अहाना ने कहा, मैं समझ गई मैडम, आप अपना ख्याल रखिए। हम जल्द ही एनुअल कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे। इतना कहकर अहाना ने फोन रख दिया। इधर शौर्य अपने बहनों के साथ उनके घर पर आ चुका था। आज जितने उसे जिद करके वहीं रात को रुकने के लिए कहा था। इधर शौर्य ने भी कशिश को फोन करके उन्हें मुंबई बुला लिया था। साथ ही उसने दिवाकर को भी फोन करके कल के पवई प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया। दूसरे दिन सुबह शौर्य तैयार होकर कॉलेज पहुंच गया। आज वह प्रिया के कार में कॉलेज आया था। प्रिया और जिया इस कॉलेज की अमीर लड़कियों में से एक थी, साथ ही वे कॉलेज की कैंपस फ्लावर्स थी। कल के राहुल के साथ हुए घटना की वजह से जो लोग उस वक्त मौजूद थे आज यहाँ देखने नहीं आए थे, मगर कुछ बेवकूफ और भी थे जिन्हें आज भी शौर्य किसी फटीचर से कम नहीं लगा। उन्होंने पूरा मन बना दिया था कि वे लोग शौर्य को सबक सिखाएंगे। जिया और सिया अपने डिपार्टमेंट की ओर निकल गई और शौर्य भी अपने क्लासरूम की ओर जाने लगा। तभी उसका कुछ बाल रंगे हुए मुर्गे जैसे दिखने वाले लड़कों के ग्रुप ने रोक लिया। शौर्य ने उन्हें ध्यान से देखा और वह समझ गई कि ये लोग उसे जानबूझकर परेश करने आए हैं। शौर्य ने उन्हें नजरअंदाज किया और सीधे चलने लगा। तभी एक लड़का शौर्य के सामने आया, पर शौर्य रुका नहीं और सीधे उस लड़के से टकरा गया। वह लड़का शौर्य का धक्का लगते ही पीछे उड़कर गिर गया, लेकिन शौर्य ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और अपना कदम आगे बढ़ते हुए उसने उस लड़के के घुटने पर पैर रख दिया। उसके ऐसा करते ही उस लड़के की हड्डी टूटने की आवाज हुई और वह लड़का बहुत बुरी तरह से चीख पड़ा। तभी शौर्य ने उसे नीच देखा और फिर तुरंत अपना दूसरा पैर उसके दूसरे घुटने पर रख दिया। इसके साथ उस लड़के का दूसरा पैर भी घायल हो गया। तभी उस लड़के के साथी दूर खड़े थे, उनमें से एक शौर्य की तरफ दौड़कर आगे बढ़ा, पर अचानक शौर्य पीछे की तरफ हट गया। इस वजह से दौड़कर आने वाला लड़का शौर्य के पीठ से टकरा गया और नीचे गिर गया। शेर ने फिर भी पसीहे चलना जारी रखा और उस नीचे गिरे हुए दूसरे लड़के के भी पैर एक एक कदम में तोड़ दिए। ये सब बड़ी ही सादगी के साथ हो रहा था। किसी को भी ये नहीं लग रहा था कि शौर्य ये सब जानबूझकर कर रहा था। तभी उन लड़कों लीडर एक हट्टा कट्टा लड़का आगे बढ़ा। उसने शौर्य को देखकर कहा, अबे ओ फटीचर, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि नीचे दो लोग तुम्हारी वजह से गिरे हुए हैं?
ये सुनकर शौर्य हंसा और पीछे मुड़ा और बोला, मैं शाकाहार हूँ, मुझे मुर्गे खाने का कोई शौक नहीं है, इसीलिए मैं इन दोनों पर और तुम पर भी ध्यान नहीं दिया है। ये सुनकर वह लड़का गुस्से से तिलमिलाया और दांत पीसते हुए बोला, अबे ओ अंधे की औलाद, तुझे इतने बड़े दो आदमी दिखाई नहीं दिए? ये सुनकर शौर्य बोला, नहीं दिखाई दिए तो तुम दिखाओगे क्या? ये सुनकर उस लड़के ने अपने साथियों को इशारा किया और वो सब शौर्य को घेर के खड़े हो गए। शौर्य ने उनका बेल्ट अप देखा तो उसने तालियां बजाई और बोला, क्या बात है, बेल्ट अप तो ऐसे दे रहे हो कि जैसे तुम मुझे अब बहुत बुरी तरह पिट दोगे, लेकिन क्या तुम लोगों को लगता है ऐसा हो पाएगा? हाँ हाँ हाँ, हे लड़के, तू हमें जानता नहीं है, हम रेनबो बॉयज है, हमारे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पीछे जॉनी भाई का हाथ है। जॉनी भाई मुंबई के अंडरवर्ल्ड के बादशाह है, उन्हें लोग यहाँ भगवान से भी ऊपर मानते हैं। ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और बोला, तुम्हारा जॉनी बही कोई गंजा और गोरा आदमी तो नहीं जो प्लम्बर का काम करता है। ये बात सभी लड़कों ने सुनी लेकिन किसी को समझ नहीं आई, जिसे समझ आई वो उस वक्त लाइक जरूर कर देता। शौर्य ने फिर सामने वाले लड़के को देखा और बोला, तुम्हारे थोबड़े देखकर लगता है तुम्हारा जॉनी कोई और है, खैर छोड़ो, वो कोई भी हो, मुझे उससे क्या, मुझे अब अगले लेक्चर के लिए जाना है, तो अब मेरे रास्ते से हट जाओ और अपने मुर्गीदान में जाकर बैठ जाओ। इतना कहकर शौर्य ने अपना कदम आगे बढ़ाया, तभी उन लड़कों में से एक ने शौर्य पर नकल पहनकर पंच मार दिया। शौर्य के लिए ये पंच बहुत स्लो था। शौर्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे हाथ में दबोच लिया और दबा दिया। उसके साथ उस लड़के के मुंह से एक चिंख निकली और वह जमीन पर बैठकर अपना हाथ पकड़कर रोने लगा। तभी शौर्य ने बचे हुए लड़कों को उनके कुछ समझने से पहले ही अपाहिज बनाकर फेंक दिया। जब उनके लीडर ने ये देखा तो वह ठंडा पड़ गया और बोला, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते, जॉनी भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तभी शौर्य उसके पास आया और उसके एक हाथ को मरोड़ते हुए बोला, तेरा जॉनी भाई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मैं बिगड़ने पर आ जाऊं तो तेरे जॉनी भाई का कुछ नहीं बच सकता। उसके बाद शौर्य ने उस लड़के के कमर पर घुटने से एक किक मारी। किक के लगते ही वह लड़का दर्द में चिल्लाया और नीचे उल्टा लेट गया। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। उसे शौर्य ने बेवजह उसे छेड़ने के लिए लाइफ टाइम पनिशमेंट दे दी थी। उस लड़के को सबक सिखाकर शौर्य अपनी क्लास की ओर निकल गया। क्लास में इस वक्त प्राचीन भारत के इतिहास की चर्चा चल रही थी। ये सेशन क्लास के कुछ टॉपर बच्चों ने प्रोफेसर के आने तक रखा था। इसमें एक एक स्टूडेंट आगे आकर हर बात को दूसरे स्टूडेंट्स के सामने एक्सप्लेन करता था। शौर्य के आते ही एक डबल बैटरी वाला लड़का शौर्य को देखकर बोला, है शौर्य, कम हेयर, तुम भी हमारे डिस्कस में भाग ले सकते हो। शौर्य ने भी बिना कुछ सोचे पोडियम पर जाकर प्राचीन भारत का इतिहास के सरस्वती सभ्यता को पॉइंट तो पॉइंट एक्सप्लेन करना शुरू किया। लेकिन इसे एक्सप्लेन करते समय शौर्य इस बात पर जोर दे रहा था कि उसी सभ्यता से पहले भी इस देश में उससे प्रगत सभ्यता थी। इस सभ्यता का संबंध शौर्य ने महाभारत काल के साथ बात दिया और उनके सबूत न होने का कारण भी बता दिया। शौर्य की बात सभी लोग सुन रहे थे, लेकिन कोई भी शौर्य की बात से सहमत हो नहीं रहा था। तभी क्लासरूम की बाहर से एक मध्यम उम्र व्यक्ति ताली बजाते हुए अंदर आया। चैप्टर 113, एक और अंडरवियर का डॉन। बहुत खूब, तुमने एकदम सही कहा। महाभारत काल के सारे आर्टिफैक्ट्स मिलते तो है, लेकिन उन्हें पहचानना और उनकी जानकारी को डिकोड करना मुश्किल है। इसीलिए हम यही मानते आए हैं कि सरस्वती सभ्यता से पहले कोई सभ्यता इस देश में नहीं थी। लेकिन एक इतिहास का प्रोफेसर होने के नाते मैं ये बता दूं कि कुछ सालों पहले हमें एक और सभ्यता के बारे में पता चला है। इसे लोग महरौली सभ्यता भी कहते हैं।
ये द्वारिका के समुद्र के नीचे मौजूद अवशेषों के काल से मिलती है। ऐसे कहते हुए एक मध्यम आयु का आदमी क्लास में चलकर आया और पोडियम पर शौर्य के बगल में खड़ा हो गया। ये प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर राजेंद्र कोल्हे थे। इन्हें प्राचीन इतिहास में डॉक्टरेट प्राप्त थी। विश्व के जाने माने इतिहासकारों में इनका नाम गिना जाता था। शौर्य ने उन्हें देखकर उन्हें झुककर पैर छूकर प्रणाम किया। शौर्य उसके बाद अपनी बेंच पर बैठ गया। राजेंद्र सर ने फिर लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ाना शुरू किया। क्लास के सभी बच्चों के दिमाग में अभी भी शौर्य की बातें घूम रही थीं। शौर्य ने उन्हें इस विषय के बारे में फिर एक बार नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर किया था। लेक्चर खत्म होने के बाद प्रोफेसर ने शौर्य को बुलाया और फिर इतिहास के बारे में उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने विचार शेयर किए। प्रोफेसर से बात करने के बाद शौर्य अपने अगली क्लास के लिए निकल गया। लंच ब्रेक में जब शौर्य कैंटीन पहुंचा तो उसने देखा कि जिया और प्रिया उसका वहीं पर इंतजार कर रही थी। तीनों ने मिलकर अपना लंच ऑर्डर किया और पेट भरकर खाने के बाद वहां से बाहर आने लगे। तभी कैंटीन के सामने लगभग 5 काली एसयूवी गाड़ियां आकर रुकी। उन गाड़ियों से कई सारे काले सूट पहने लोग नीचे उतरे। उनके हाथों में ऑटोमेटिक मशीन गन थी। वे सब लोग एक डिसिप्लिन तरीके से आसपास का जायजा ले रहे थे। फिर उनमें से एक ने अपने कान पर लगे वायरलेस डिवाइस पर कुछ कहा। तभी वहां पर एक ब्लैक रंग की रोल्स रॉयस कार आकर रुकी। उस गाड़ी से एक बेहद खूबसूरत लड़की अपने ग्रे कलर के ऑफिस सूट में निकली। उस लड़की ने पेंसिल स्कर्ट पहनी थी और उसके पैरों में पायल की जगह हाई हील्स की सैंडल्स थी। उसके अंडे जैसे आकार के गोरे चेहरे पर एक फेंट लाल रंग का सनग्लास था। वह लड़की किसी मॉडल की तरह कैटवॉक करते हुए कैंटीन के अंदर आई और शौर्य के सामने वाले कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसने फिर शौर्य को बड़े ध्यान से देखा और घमंड के साथ बोली, मेरा नाम सुप्रिया गायकवाड़ है और मैं तुम्हें बस 1 मिनट देती हूँ मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगने के लिए। उसकी बातों से उसकी अकड़ साफ दिखाई दे रही थी। शौर्य ने भी उसे उसी तरह देखा और बोला, मान न मान मैं तेरा मेहमान। अरे आंटी, वैसे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मैं तुमसे माफी मांगू। खुद के लिए आंटी शब्द सुनकर उस लड़की को गुस्सा आया पर उसने खुद पर कंट्रोल करते हुए कहा, तुम्हें माफी मांगनी होगी क्योंकि मैं चाहती हूँ। और एक बात और, अगर तुमने मुझे फिर से आंटी कहा तो मैं तुम्हारी जुबान काट लूंगी। उसकी धमकी को अनदेखा करके शौर्य ने बेफिक्र से कहा, अरे आंटी, अगर आप मुझे कारण नहीं बताएंगी तो मैं भी तुमसे माफी नहीं मांग पाऊंगा। वो क्या है, न मेरे सामने मेरा बाप भी गिड़गिड़ाए तो भी मैं माफी मांगता नहीं अगर मुझे उसका कारण पता न हो तो आप जरा कारण बताने का कष्ट करेंगी। ये सुनकर वह लड़की और भी ज्यादा चिढ़ गई। उसने एक इशारा किया और एक आदमी ने शौर्य के ऊपर गन तान दी। ये देखकर शौर्य बोला, आंटी, आपको पता है कि किसी के ऊपर आप गुण तानने का ऑर्डर दे रहे हो तो आप भी मरने के लिए तैयार हो। इतना कहते हुए शौर्य ने अपना हाथ आगे किया तो सभी ने देखा उसके हाथ में गन थी और कोई कुछ समझ पाता तब तक शौर्य ने अपनी गोली चला दी थी। उसकी गोली उस गार्ड के भेजे को चीरकर निकल गई थी और उसकी लाश इस वक्त उस लड़की और शौर्य के बीच में गिरी थी। शौर्य के बगल में जिया और प्रिया आराम से बैठकर अपने हाथ में कोल्ड ड्रिंक लेकर उसका मजा ले रहे थे। उस गार्ड को खत्म करने के बाद शौर्य ने अपनी गन टेबल पर बड़े आराम से रख दी और उस लड़की को देखकर बोला, क्या आप कारण बताएंगी? शौर्य का सवाल उस लड़की के कानों में गया ही नहीं था। वह तो इस वक्त सिर्फ शौर्य को देख रही थी और उसके आंखों में देखकर सोच रही थी, क्या ये इतना खतरनाक है कि इसने बिना सोचे एक आदमी को मार दिया, वो भी पलक झपकते। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई।
तभी शौर्य ने फिर अपनी गन उठाई और दरवाजे पर खड़े एक और गार्ड की खोपड़ी खोल दी। इस बार सभी बाकी गार्ड्स के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। लेकिन शौर्य वहां कहाँ रुकने वाला था। उसने अपने बंदूक से बाकी बचे गार्ड्स पर निशाना साधा और उनके संभलने से पहले उन्हें भी जान से मार दिया। उसके बाद शौर्य ने उस लड़की को देखा और बोला, तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड्स है मेरे पैरों पर गिरकर मुझसे माफी मांगने के लिए, उसके बाद तुम्हारी भी लाश उन लोगों की तरह पड़ी होगी। शौर्य की आवाज किसी बिजली की तरह उस लड़की के कान में गूंज गई। वह तुरंत होश में आई और लड़खड़ाते हुए शौर्य के पैरों में गिर गई। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे आपके बारे में कुछ पता नहीं था। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको डरने के लिए आई थी। मैं जॉनी भाई की बेटी हूँ। तुमने सुबह हमारे लड़कों को मारा तो मैं यहाँ चली आई। ये सुनकर शौर्य हंसते हुए बोला, अरे उस प्लम्बर की तो बेटी भी है, कोई बात नहीं, तो तू उसकी बेटी है जो मुझे यहाँ सिर्फ धमकाने आई थी, मगर तुझे ये अंदाजा नहीं था कि तू अपने आदमियों को जान से खो देगी। अच्छी बात है, एक काम कर, तेरे बाप को फोन कर और उसे बोल शौर्य ने उसे कॉलेज में बुलाया है। अगले 10 मिनट में अगर वो यहाँ नहीं आया तो मैं तुम्हारी खोपड़ी भी खोल दूंगा। इतना कहकर शौर्य ने अपनी कोल्ड ड्रिंक उठाई और इसे पीने लगा। इधर उस लड़की ने हड़बड़ी से अपना फोन निकाला और अपने बाप को फोन किया। डैडी आप कहाँ हैं? मुझे मुंबई यूनिवर्सिटी के कैंटीन में यहाँ पर एक लड़के ने गन पॉइंट पर लेकर रखा है। उसने कहा है कि अगर आप अगले 10 मिनट में यहाँ नहीं आए तो वो मुझे जान से मार देगा। ये सुनकर दूसरी तरफ से एक गुस्से भरी आवाज आई, कौन है वो जिसने तुम पर गन तानने की कोशिश की है? उसे मालूम नहीं कि मैं कौन हूं। मैं अभी वहां पर पहुंचता हूं। डैडी उसका नाम उसने शौर्य बताया है। आप जल्दी आइए डैडी वरना वो मुझे मार देगा। इतना कहकर उस लड़की ने फोन काट दिया। तभी शौर्य ने सिस्टम से कहकर जॉनी की सारी इंफॉर्मेशन निकाली। जॉनी एक मुंबई के अंडरवर्ल्ड का जाना माना नाम था। उसकी धौंस पूरे देश में थी। उसके कई सारे काले धंधे थे। उसमें जिस धंधे ने शौर्य का ध्यान खींचा वह था ह्यूमन ट्रैफिकिंग। शौर्य ने जब ये देखा तो उसने ठान लिया कि आज जॉनी तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। तभी शौर्य ने चीफ को फोन लगाया और बोला, दादाजी आज मुंबई का अंडरवर्ल्ड डॉन जॉनी तो गया, उसकी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको भेज रहा हूं। इस वक्त वह मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेज कैंपस में आ रहा है। मैं चाहूंगा कि अगर बात बड़ी हो जाए तो आप संभाल ले। चीफ ने शौर्य को दिलासा दिया और फोन रख दिया। इधर कुछ ही मिनटों में जॉनी कॉलेज कैंटीन में पहुंच चुका था। उसकी एंट्री किसी फिल्म के हीरो से कम नहीं थी। उसने एक लंबा कोट पहना था, अंदर एक ब्राउन कलर का सूट था। उसके पैरों में चमचमाते हुए जूते थे। वह अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां पर आया था। इसके सारे बॉडीगार्ड्स शरीर से बेहद ताकतवर दिखाई दे रहे थे। ज्यादातर वे लोग अफ्रीकन मूल के विदेशी बॉडीगार्ड्स थे। वह अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में आया था। अंडरवर्ल्ड का डॉन तो था पर वह उतना की डरपोक था। शौर्य उसके सुरक्षा के इंतजाम देखकर हैरान था। कैंटीन में आते ही जॉनी ने देखा कि एक 20 साल के आसपास का लड़का उसके बेटी के सामने बैठा है। उसके सामने एक पिस्तौल रखी है और वह उसे ही घूर रहा है। लो जॉनी ने फिर कैंटीन के अंदर नजर दौड़ाई तो देखा कि वहां कुछ लाशें गिरी हुई थी। ये सब उसके बेटी के गार्ड्स थे। उसने अपने हाथ से उसके बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। उसके इशारा मिलते ही बॉडीगार्ड्स ने पूरे कैंटीन को खाली कर दिया। अब कैंट में सिर्फ शौर्य और उसकी बहनें थी और उनके सामने था जॉनी। शौर्य ने जॉनी को बड़े ही आराम के साथ देखा और फिर अपनी कुर्सी पर सटकर आराम के साथ बैठ गया और बोला,
आओ जॉनी आओ, तो क्या कहना चाहोगे तुम्हारी बेटी के इस हरकत के बारे में? अगर इसकी जगह कोई लड़का होता तो मैं उसे कभी का ऊपर पहुंचा चुका होता। इसे सुनकर जॉनी बोला, बच्चे तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुमने किसके बेटी पर हाथ डाला है। मैं जॉनी हूँ, जॉनी मुंबई अंडरवर्ल्ड का किंग। तुम सोच भी नहीं सकते अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारा क्या हश्र करता। ये सुनकर शौर्य जोर जोर से हंसते हुए बोला, अबे चिरकुट तू मजाक अच्छा कर लेता है, वो छोड़ और बता तुझे आज कैसे मरना है, मतलब गोली खाकर या मेरे हाथों से मार खाकर? क्योंकि जैसे तेरे चाल चलन है आज मैं तुम्हें जिंदा वापस जाने नहीं दे सकता। शौर्य की बात सुनकर जॉनी भी उसकी बात पर हंस पड़ा और बोला, तुम जोक अच्छा मारते हो, अपन को टच करने के लिए तुम्हें मेरे बॉडीगार्ड के साथ निपटना पड़ेगा। उनके होते हुए यहाँ परिंदा भी अपने पर नहीं मार सकता। जॉनी अपने बॉडीगार्ड्स के दम पर घमंड के साथ कह रहा था। शौर्य को ऐसे घमंडी लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। शौर्य ने एक बार सभी बॉडीगार्ड्स को देखा और बोला, क्या तुम्हारे बॉडीगार्ड्स नाश्ते में लोहा खाते हैं क्या कि वो लोग मुझे रोक पाएंगे, क्योंकि मुझे रोकने के लिए उन्हें ये करना पड़ेगा। शौर्य इतना कहकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही उन गार्ड्स ने शौर्य पर निशाना लगाते हुए अपनी बंदूक लोड कर दी। शौर्य ने एक बार अपनी बहनों को देखा और बोला, मेरी प्यारी बहनों, अभी जो होगा उसे तुम किसी को नहीं बताओगी, अब आराम से उस दूसरे टेबल पर जाकर बैठ जाओ। शौर्य के कहने पर दोनों बहनें काउंटर के दूसरी तरफ जाकर बैठ गई। उनके जाते ही शौर्य के चेहरे पर जो स्माइल थी वह अधिक भयावह और चौड़ी हो गई। शौर्य ने अपनी टेबल पर रखी गन उठाई और उसे हवा में इस तरह उछाल दिया कि उसकी मैगजीन बाहर निकल गई और उसके साथ ही शौर्य ने अपनी दूसरी मैगजीन उसमें हवा में ही लोड कर दी। लोड होते ही शौर्य ने किसी एक्शन हीरो की तरह अपनी गन को उन गार्ड्स की ओर तान दिया और उन गार्ड्स की गोलियां शौर्य तक पहुंचती उससे पहले वो लोग जमीन पर ढेर हो चुके थे। कुछ गोलियां शौर्य को आकर लगी मगर शौर्य को खरोंच भी नहीं आई। सभी गार्ड्स को साफ करने के लिए शौर्य को कुछ सेकंड्स लगे थे। उसके बाद शौर्य धीरे से चलकर जॉनी के सामने आया और उसके गालों को थपथपाते हुए बोला, जॉनी जॉनी तेरे गार्ड्स कहाँ है? इस वक्त जॉनी डर के मारे कांप रहा था। मुंबई के अंडरवर्ल्ड के दिन को एक छोटे से लड़के ने पसीना आने तक दर दिया था। अगर ये बात बाहर फैल गई तो क्या होगा? शौर्य का सवाल सुनकर जॉनी ने अपने चारों ओर एक बार ध्यान से देखा और उसे पता चला कि उसका एक भी गार्ड जीवित नहीं है। वह तुरंत अपने घुटनों पर आ गया और गिड़गिड़ाने लगा, भाई भाई मुझे माफ कर दो, मैंने आपको समझने में गलती कर दी। आप चाहे तो मेरी सारी प्रॉपर्टी ले लो मगर मुझे छोड़ दो। मैं कभी आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो। उसकी बात सुनकर शौर्य ने अपने कान में एक उंगली डालकर हिलाया और बोला, तू बहुत शोर मचाता है यार, लेकिन तुझे ये मालूम होना चाहिए कि जब तू तेरे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के धंधे में लोगों को पकड़कर उन्हें मारता है और बेचता है तो उनकी क्या हालत होती होगी। जब तुम खुद अगर दयावान न हो तो दूसरों से दया की भीख नहीं मांगते। इतना कहकर शौर्य ने एक बार जॉनी को देखा और उसके माथे पर बंदूकें रख दी और गोली चला दी। धड़ाम की आवाज के साथ जॉनी का भेजा खुल गया और उसकी बॉडी जमीन पर गिर गई। शौर्य ने फिर उसके बेटी को देखा और बोला, जिंदगी में इसके बाद घमंड मत करना और किसी बेगुनाह को परेशान मत करना, वरना तुम्हारा भी हश्र तुम्हारे बाप की तरह होगा। मैं ज्यादातर अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ता, लेकिन तुम्हारे एक अच्छे कर्म ने तुम्हारी जान बचाई है। अगर वापस जाओ तो उन अनाथ बच्चों को धन्यवाद देना मत भूलना जिन्हें तुम पाल रही हो। इतना कहकर शौर्य ने अपनी बहनों को बुलाया और उन्हें लेकर वह उसी रोल्स रॉयस में बैठ गया जिसमें बैठकर वह लड़की कॉलेज में आई थी।
शौर्य ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। कुछ मिनटों में वहां पुलिस पहुंच गई। कमिश्नर को पहले ही चीफ ने बता दिया था, इसीलिए पुलिस ने आकर मामला संभाल लिया और इस बात को मीडिया और बाकी लोगों में फैलने नहीं दिया। पुलिस ने सिर्फ इतना बताया कि कुछ लोग घायल हो गए थे और जॉनी और उसकी बेटी भी ठीक है। लेकिन असलियत को कौन छुपा सकता है? अंडरवर्ल्ड के बाकी लोगों को सच्चाई पता चल ही गई। कई लोग जॉनी की जगह लेना चाहते थे, पर जॉनी को मारने वाले का ख्याल आते ही वे लोग पीछे हट गए। इधर शौर्य एयरपोर्ट पहुंच गया था। एयरपोर्ट पर कशिश, सिमरन और रिया तीनों पहुंच चुकी थी। शौर्य ने उन्हें पिक किया और सीधे दिवाकर के पास रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंच गया। यहां धीरज पहले ही मौजूद था। जब शौर्य यहां पहुंचा तो उसकी नजर किसी और पर नहीं बल्कि धीरज पर पड़ी। उसके सिर पर पट्टी लगी थी, लेकिन वह काफी जवान और तंदुरुस्त लग रहा था। शौर्य ने आते ही उसकी टांग खींचते हुए कहा, क्यों बे बुढ़े, लगता है कल दादी ने तेरी खातिरदारी बहुत अच्छे से की है। ये सुनकर धीरज को बहुत गुस्सा आया और वह बोला, तू नारद है नारद, तूने उस बुढ़िया को क्या पट्टी पढ़ाई है? कल से वो मेरे खून की प्यासी बनी घर में बंदूक लेकर घूम रही है। भगवान करे तुझे भी ऐसी बीवी मिले जो तुझे गन पॉइंट पर नचाए, ये इस बूढ़े की तुझे हाय है। धीरज की बात सुनकर शौर्य जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं तेरी तरह बदतमीज नहीं हूँ, नहीं, मैं अपने डिसिप्लिन दूसरों पे थोपता हूँ, ये तेरे अपने कर्म है बुढ़ू। ये सुनकर धीरज चुप हो गया और बोला, हाँ हाँ ठीक है, अब चल और तेरी प्रॉपर्टी ले और मुझे पैसे दे दे, वो भी मार्केट रेट की हिसाब से। शौर्य ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और वह उनके साथ अंदर गया। अंदर जाकर शौर्य ने कुछ ही मिनटों में सारी प्रोसीजर कंप्लीट की और वह जमीन खरीद ली। उसके बाद शौर्य ने उस विला का रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट कर लिया और वहां से कशिश और बाकी लड़कियों को सीधा विला पर लेकर आ गया। चैप्टर 114 विकी और सम्राट। शौर्य लड़कियों को लेकर अपने विला पर पहुंच चुका था। उसने उतरते ही उन्हें उनके कमरे दिखाए और अपने स्टोरेज रिंग से लाया हुआ सामान विला में सेट कर दिया। उसके बाद उसने किचन में जाकर खाना बनाया और लड़कियों को नीचे खाने के लिए बुला लिया। लड़कियां टेबल पर बैठते ही अपनी चपड़ चपड़ करने लगीं। उनकी बातें ज्यादातर फैशन, कॉस्मेटिक, हीरोइन और उनके लुक्स के बारे में थी। उनके टॉपिक्स इसी के आसपास घूम रहे थे। उनकी बातें सुनकर शौर्य का दिमाग घूमने लगा और उसने उनकी बातों को न सुनना बेहतर समझा और अपना खाना खाने लगा। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन मुंबई के लोगों के लिए ये एक नई सुबह थी। तभी शौर्य को उसके इतिहास के क्लास के लड़के का मैसेज मिला। इसका नाम लक्ष्य था और वो वही डबल बैटरी वाला लड़का था जिसने शौर्य को आज चर्चा में सम्मिलित होने के लिए कहा था। मैसेज में बताया था कि आज कॉलेज के सारे लड़के लड़कियां एक होटल में पार्टी के लिए जाने वाले हैं और इस पार्टी में शौर्य को भी इनवाइट किया गया है। शौर्य ने पहले तो इसे नजरअंदाज कर दिया, मगर कुछ सोचकर उसने पार्टी में जाने का मन बना लिया। शौर्य ने अपने रिंग से डेथ गॉड का बॉक्स निकाला और उसे विला में सेट कर दिया। उसके बाद उसने अपनी बहनों और बाकी लड़कियों को आराम करने के लिए कहकर वह अपनी कार लेकर पार्टी की जगह पहुंच गया। इस वक्त शौर्य एकदम सिंपल फॉर्मल कपड़े पहनकर अपने आस्तीन कोहनी तक फोल्ड करके इस होटल पहुंच गया था। ये पार्टी मुंबई के एक 3 स्टार होटल में रखी गई थी जिसका नाम था ब्लू मून। इस होटल में सभी लोग आज सज धज कर आए थे। इनमें जब शौर्य आया तो वह बाकी लोगों से अलग दिखने लगा। शौर्य ने भी ये नोटिस किया, पर उसने इस बात की बिना परवाह किए वह होटल के गेट पर आकर अंदर जाने लगा। शौर्य अच्छे से जानता था कि गार्ड उसे ऐसे कपड़ों में अंदर जाने नहीं देंगे। शौर्य ने बाहर से ही लक्ष्य को कॉल किया
और उसका बाहर गेट पर इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में लक्ष्य उसे लेने गेट पर आ गया। शौर्य को ऐसे कपड़ों में देखकर लक्ष्य भी हैरान था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और उसे अंदर पार्टी हॉल में लेकर गया। इस वक्त मौजूद लोग आर्ट्स डिपार्टमेंट के ही बच्चे थे और इस पार्टी को एक लड़के ने ऑर्गेनाइज किया था जिसका अभी अभी एक फिल्म के लिए सिलेक्शन हुआ था। ये था विकी शेट्टी, जो कॉलेज में फिलोसॉफी का स्टूडेंट था। शौर्य के पार्टी हॉल में आते ही सभी लोग शौर्य को ऐसे देखने लगे जैसे उन्होंने कोई अजूबा देख लिया हो, मगर उसके टैलेंट के आगे ये सभी इतिहास विभाग के बच्चे चुप थे। मगर बाकी विभाग के बच्चे कहाँ चुप रहने वाले थे, खासकर इंग्लिश लिटरेचर वाले। इनकी अपनी एक अलग दुनिया होती है। इनका शरीर भारत में होता है मगर दिमाग यूरोप और आंग्ल भाषा बोलने वाले देशों में होता है। इंग्लिश विभाग की एक लड़की शौर्य के पास आई और अपना हाथ आगे करते हुए बोली, हेलो, दिस इज शीना मेहरा फ्रॉम इंग्लिश डिपार्टमेंट। आई होप यू नो द रीजन बिहाइंड दिस पार्टी, सो यू शुड ड्रेस्ड अप लाइक दैट। योर ड्रेसिंग इज नॉट मैचिंग विथ द एटमॉस्फियर। तभी शौर्य को उसका इतना इतराना उस लड़की को ताना मारते हुए बोला, आरी ओ ब्रायलर मुर्गी, जरा हिंदी में बात कर, ज्यादा अंग्रेजी झाड़ मत। और रही बात मेरे कपड़ों की, तो ये मेरे कपड़े हैं, तेरे बाप ने मुझे नहीं दिए थे जो तू इसे जज करने आ गई। चल हवा आने दे। शौर्य की बात इतनी लो स्टैंडर्ड की थी कि शीना का मुंह उतर गया। वह आगे कुछ और बोलने वाली थी, तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई दी, हे शीना, तुम वाहन क्या कर रही हो? क्या ये तुम्हारा ड्राइवर है? जब शीना ने मुड़कर देखा तो उसकी बेस्ट फ्रेंड अलीशा चलकर उसकी तरफ हाथ में विस्की का ग्लास पकड़े हुए आ रही थी। तभी शीना से पहले शौर्य उसे बोला, ड्राइवर होगा तेरा बाप, पहले अपनी आंखें ठीक कर, अंधी चुड़ैल, और इस ब्रायलर मुर्गी को लेकर जा। शौर्य इतने गर्मी से बोला कि अलीशा और शीना उसकी बात सुनकर उसे मुंह खोलकर देखने लगी। क्या है ये लड़का, ये किसी को सीधे मुंह बात करता भी है या हर किसी को ऐसे ही जवाब देता है? ऐसा सोचकर अलीशा शौर्य को घूरते हुए बोली, ओ फटीचर, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है, लड़कियों के साथ कैसे बात करते हैं? तभी शौर्य उसके मुंह पर बोला, नहीं, तुम्हारे पास थोड़ी होगी तो मुझे भी थोड़ी दे देना। शौर्य का बेपरवाह अंदाज अलीशा को अंदर तक झिंझोड़कर चला गया। तभी शीना अलीशा को रोकते हुए बोली, चलो अलीशा, इसके मुंह लगने में कोई मजा नहीं है। तभी शौर्य बोला, शौर्य को भी किसी ब्रायलर मुर्गी को मुंह लगने का शौक नहीं है। शौर्य ने उन दोनों को इतना कहा और एक कोने में चला गया जहां बार काउंटर था। वहां पर पहुंचते ही बार टेंडर बोला, सर, आप क्या लेना पसंद करेंगे? ये सुनकर शौर्य बोला, तुम्हारे पास मेरे स्टैंडर्ड का कुछ है, क्योंकि मैं शराब नहीं पीता। ये सुनकर बार टेंडर बोला, आपके लिए मैं सिर्फ जूस और पानी से सकता हूं। तभी शौर्य ने अपने हाथ में डायमेंशन का एक आध्यात्मिक फल निकाला और बोला, क्या तुम मुझे इस फल का जूस बनाकर दे सकते हो? उस फल को देखकर वह बार टेंडर बोला, यस सर, मैं ये काम कर सकता हूं। शौर्य ने वह फल उसके हाथ में दिया और बोला, मुझे इसके अंदर का सारा रस निकाल कर दो। शौर्य के कहने पर वह बार टेंडर उस फल को लेकर जूस बनाने चला गया। कुछ ही मिनट में वह बार टेंडर उस फल से जूस निकालकर लेकर आया। जूस का रंग एकदम खास था। वह गुलाबी रंग से भरा हुआ था, साथ ही उसमें एक शाइन थी। दूर से जिस किसी ने भी उस जूस को देखा, उनकी उसे पीने की इच्छा हुई। शौर्य ने अपना ग्लास उठा लिया और मुंह को लगाकर एक सीप ली। जूस की मिठास उसके मुंह में घुल गई, साथ ही उसके शरीर के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का एक प्रवाह दौड़ गया। शौर्य ने फिर अपने उस जूस को कुछ ही घुटों में खत्म कर दिया। जब उसने अपना ग्लास नीचे रखा तो उसके ग्लास से अभी भी उस जूस की महक आ रही थी।
कुछ ही देर में वहां पर भीड़ लग गई। सभी लोगों ने शौर्य के हाथ में जो ड्रिंक थी उसी की ऑर्डर देना शुरू किया। बारटेंडर अब परेशान हो चुका था। उसने सभी लोगों को देखा और बोला, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एवरीवन, लेकिन वह एक फल का जूस था जो इस सज्जन ने मुझे बनाने के लिए कहा था। अगर आपको वह फल मिल जाता है तो मैं आपको वह जूस बनाकर से सकता हूँ। बारटेंडर की बात सुनकर सभी लोग नाराज हो गए। तभी एक अमीर स्टूडेंट शौर्य को देखकर बोला, ए लड़के, अगर तू मुझे वह फल देता है तो मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दे दूंगा। शौर्य ने उस लड़के को अनदेखा किया और वहां से चला गया। इस वक्त शौर्य को कोई शौक नहीं था कि वह इन अमीर लोगों के लिए अपने फल बर्बाद करे। एक लड़की जो इतनी देर से उस काउंटर पर बैठी थी, उसने शौर्य के रखे हुए ग्लास को उठा लिया और उसे सूंघकर उस जूस की महक लेने लगी। उसे वह खुशबू बहुत ही अच्छी लगी। उस खुशबू में एक नशा जैसे था। वह लड़की तुरंत शौर्य के पीछे दौड़कर चली आई। शौर्य ने उस लड़की को अपने पीछे आते हुए महसूस किया, मगर उसे नजरअंदाज करते हुए जाकर सोफे पर बैठ गया। वह लड़की भी शौर्य के बगल में आकर बैठ गई और बोली, हे हैंडसम, क्या मुझे वह फल मिल सकता है? उसकी खुशबू बहुत खास है। शौर्य ने ये सुना तो वह बड़े प्यार से बोला, वो क्या है न, वह फल बहुत ही खास है। उसे सिर्फ खूबसूरत और हैंडसम लोग खा सकते हैं, आम लोगों के बस की वह चीज नहीं है। शौर्य की बात सुनकर वह लड़की समझ गई कि शौर्य उसे वह फल नहीं दे सकता। वह उठ गई और वहां से चली गई। तभी पार्टी हॉल में विकी एक खूबसूरत लड़की का हाथ पकड़कर अंदर आता है। विकी दिखने में कुछ कम हैंडसम नहीं था। उसकी पर्सनैलिटी फिल्म रोल करने के लिए काफी अच्छी थी। उसने एक सफेद रंग का सूट पहना था जिस पर उसकी लाल रंग की टाई जच रही थी। उसके एक कान में बाली थी और दूसरे कान का ऊपरी हिस्सा चार रिंग से भरा हुआ था। इस वक्त विकी किसी कोरियन ड्रामा के हीरो से कम नहीं लग रहा था। बिल्कुल एक चॉकलेट बॉय। विकी के साथ जो लड़की थी वह भी बेहद खूबसूरत थी। वह अपने लाइट पिंक ड्रेस में कहर ढा रही थी। उस लड़की ने गले में एक गुलाबी रंग के रत्नों से बना हार पहना था। विकी के आते ही शौर्य के सिस्टम को कुछ महसूस हुआ और बोली, होस्ट, इस लड़के के अंदर कुछ तो है जो मुझे अजीब एहसास दिला रहा है। वह चीज इस लड़के को इतना खास बना रही है। ये सुनकर शौर्य ने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया तो पाया कि उस लड़के की आत्मा से एक चीज जुड़ी हुई है, बिल्कुल उसके तरह, पर वह चीज बेहद छोटी थी। शौर्य इसे देख समझ गया कि उस लड़के के पास भी कोई सिस्टम जैसी चीज होगी या कोई प्राचीन आत्मा जो उसे मदद कर रही होगी। तभी विकी की नजर शौर्य पर पड़ी और उसके अंदर एक आवाज आई, विकी रुक जाओ, मुझे इस लड़के की आभा कुछ अजीब लग रही है। वह एक साधक हो सकता है। अगर तुम उसके पास ऐसे ही चले गए तो वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ये सुनकर विक्की घमंड में बोला, तुम कैसे सम्राट हो यार, एक मामूली लड़के को देखकर तुम कह रहे हो कि वह कोई साधक है। आपको किस एंगल से वह एक साधक लग रहा है? मुझे देखो, मैं अनाहत चक्र को पार कर चुका हूं तो मेरी आभा इस पूरे हॉल को कवर कर सकती है। उस लड़के में ऐसी कोई आभा नहीं है। तभी विकी के अंदर से आवाज आई, मुझे पता है कि उसमें कोई आभा महसूस नहीं हो रही है, पर उस लड़के को देखकर मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि उसकी साधना संत स्तर के आसपास होगी। तभी विकी घमंड के साथ कहता है, बकवास बंद करो सम्राट, आप हर इंसान को शक की नजरों से देखते हो। चलो उस लड़के से मिलते हैं। विकी सीधे चलते हुए पहले हॉल में आया और फिर सभी से हाथ मिलाकर बात करके चलते हुए शौर्य के पास आया और बोला, क्या आप ही हैं वो जिनके पास वह खास फल है? पार्टी में आए लोग उसी फल की बात कर रहे हैं। मेरा नाम विकी शेट्टी है
और मैंने ही इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है। विकी की विनम्र बातें सुनकर शौर्य ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर उससे हाथ मिलाया और बोला, हेलो, मेरा नाम शौर्य है और मैं कुछ दिनों पहले यहाँ ट्रांसफर हुआ हूँ। वैसे आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको फिल्म में चुना गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शौर्य। तो क्या मैं वह फल एक बार देख सकता हूँ? शौर्य ने भी इस बार विकी को जांचने की सोची और उसने अपने पॉकेट में हाथ डालकर उस फल को निकाला। तभी शौर्य की हरकत विकी के अंदर बैठे सम्राट ने देखी और वह तुरंत विकी को बोला, विकी, इस लड़के के पास स्टोरेज डिवाइस है। उसने ये फल अपने जेब से नहीं निकला बल्कि अपने स्टोरेज से निकाला है। सम्राट की बात सुनकर विकी शौर्य के हाथ को ध्यान से देखने लगा। उसे शौर्य के हाथ में कुछ भी दिखाई नहीं दिया सिवाय एक रिंग के जो शौर्य की अपनी एंगेजमेंट रिंग थी। विकी ने उस फल को हाथ में लिया तभी अंदर बैठा सम्राट जोर से बोला, असंभव, ये एक आध्यात्मिक फल है, इसे खाने के बाद तुम अपनी साधना की सीधे सहस्त्रार चक्र के पार ले जा सकते हो। ये कोई मामूली फल नहीं है। विकी, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें इस लड़के से उसका स्टोरेज डिवाइस और उसके पास मौजूद फल छीन कर लेने होंगे। विकी ने ये सुना तो उसके आंखों में एक लालच दिखाई दी और उसने वह फल अपने हाथ में लेकर शौर्य को उन्हीं निगाहों से देखा और बोला, तुम दिखने में तो बहुत ही साधारण लग रहे हो पर तुम्हारे पास ये आध्यात्मिक फल है। साथ ही मुझे शक है कि तुम्हारे पास एक स्टोरेज डिवाइस भी होगा जिसके अंदर तुम अपनी चीजें रखते होंगे। मैं एक अनाहत चक्र में पहुंचा हुआ साधक हूं। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, तुम अभी अपनी स्टोरेज डिवाइस मुझे दे दो और मैं तुम्हारे शरीर को सबूत छोड़ दूंगा। शौर्य ने ये सुना तो वह हंसने लगा और बोला, तुम तो दिन दहाड़े मुझे लूटने की बात कर रहे हो विकी, लेकिन मैं बता दूं तुम्हारे शरीर में जो चीज मौजूद है वह भी तुम्हें मेरे हाथों से बचा नहीं सकती। अगर मेरा दिमाग घूम गया तो बेहतर होगा कि तुम्हें जो मैंने फल दिया है उसका इस्तेमाल करो और अपनी साधना पर ध्यान दो। एक साधक के लिए लालच अच्छी बात नहीं है। शौर्य की बात सुनकर विकी हंसते हुए शौर्य के एकदम करीब आया और उसने अपना हाथ शौर्य के सीने पर रख दिया और अपनी अध्यात्म ऊर्जा को शौर्य के शरीर में डालकर दबा बनाने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके आत्मा में जुड़े सम्राट की आत्मा छटपटाने लगी है। विकी ने देखा कि शौर्य का हाथ उसके शरीर में अंदर तक गया है, लेकिन उसके शरीर से एक कतरा भी खून नहीं निकल रहा। शेर इस वक्त विकी के मणिपुर चक्र में मौजूद सम्राट की आत्मा को पकड़कर बाहर खींच रहा था। शौर्य ने एक झटके के साथ सम्राट की आत्मा को किसी मुर्गे की तरह अपने हाथ में पकड़ा था। उसने सम्राट की आत्मा को अपने डायमेंशन में फेंक दिया और माया को मानसिक संदेश भेजकर इसकी खातिरदारी करने कहा। उसके बाद शौर्य विकी को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्यों भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे? वह आत्मा मैंने तुम्हारे शरीर से निकल ली है। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। याद रखो कि अपने जीवन में छोटी सी सफलता पर इतना इतराना नहीं चाहिए। शौर्य ने फिर विकी के शरीर से हाथ निकाला और उसे बगल में सीधे बिठा दिया। शौर्य ने विकी को देखा तो पाया कि वह अभी भी बहुत डरा हुआ है और वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा है। शौर्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुम एक अच्छे इंसान हो इसीलिए मैं तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूं, वरना अब तक मैं तुम्हारे इतने टुकड़े कर देता कि कोई तुम्हारी लाश को पहचान नहीं पाता। इतना कहकर शौर्य वहां से उठ गया और उस फल को विकी के हाथ में छोड़कर वहां से चला गया। शौर्य के जाने के बाद विकी के साथ की लड़की उसके पास आई और उसके हाथ का फल लेकर बोली, ओह वाह विकी, तुमने ये फल उस लड़के से ले लिया है। अवसम, चलो अभी हम इसका जूस निकालते हैं। लेकिन उस लड़की की बात सुनकर विकी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला।
उसके दिमाग में सिर्फ शौर्य का चेहरा घूम रहा था और बार बार सम्राट को याद कर रहा था, जो इस वक्त उससे काफी दूर जा चुका था। उस लड़की ने जब विकी को जोर से पकड़कर हिलाया तभी वह अपने होश में आया और बोला, सम्राट तुम कहाँ हो? सम्राट तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, वापस आओ सम्राट, प्लीज वापस आओ। विकी को इस तरह बड़बड़ाता देखकर वह लड़की बोली, ये क्या कह रहे हो तुम विकी, और ये सम्राट कौन है? तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? विकी तुम होश में तो हो? चैप्टर 115 तवत्सर की रचना और मराठा लाइट इन्फेंट्री। शौर्य पार्टी से बाहर निकलकर अपने घर वापस आ गया। वापस आते ही वह अपने डायमेंशन के अंदर चला गया। उसके दिमाग में ढेर सारे सवाल थे जिनके उत्तर सिर्फ सम्राट दे सकता था। जब शौर्य अंदर आया तो उसने देखा कि माया सम्राट की कमजोर हो चुकी आत्मा को मंत्रों से बांधकर आग के ऊपर सेंक रही थी और सम्राट दर्द के मारे चीख रहा था। शौर्य ने आते ही उसके बंधन तोड़ दिए और बोला, मैं तुम्हें न मेरी, उसके लिए तुम्हें मुझे मेरे सवालों के जवाब देने होंगे, वरना मैं तुम्हारी इस बची खुची आत्मा को तबाह कर दूंगा। इससे उल्टा अगर तुम मेरे सवालों के सही सही जवाब देते हो तो मैं तुम्हारी आत्मा को और ताकतवर बना दूंगा और तुम्हारे लिए एक नया शरीर दे दूंगा। शौर्य की बात सुनकर सम्राट शौर्य को देखने लगा और फिर कुछ सोचकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दे दूंगा। ठीक है, फिर मेरा पहला सवाल है, तुम किस दुनिया से हो? मैं समरलोक के दामिनी कुल का सम्राट हूं। मुझे लोग विद्युत सम्राट के नाम से जानते हैं। मुझे मेरे विद्युत गर्भ के लिए मेरे परिवार वालों ने बिजुरी के यज्ञ में मार दिया। ये सुनकर शौर्य बोला, लो, एक और धोखा खाया हुआ समरलोक का अभागा सम्राट यहाँ आ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगला सवाल, क्या तुम समरलोक में जाने का कोई रास्ता जानते हो? शौर्य की बात सुनकर सम्राट को ये एहसास हो चुका था कि शौर्य समरलोक के कुछ लोगों से मिल चुका है। सम्राट ने एक गहरी सांस ली और बोला, हाँ, मैं वह रास्ता तो जानता हूँ, पर उस रास्ते का इस्तेमाल करने के लिए उस व्यक्ति की साधना संत अधिपति के स्तर पर होनी चाहिए। वैसे मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मुझसे पहले किसी समरलोक के योद्धा को मिल चुके हो? सम्राट की बात सुनकर शौर्य ने कहा, हाँ, तुम्हारी तरह एक और भटकती आत्मा मुझे मिली थी और उसे भी मैंने कैद करके यहाँ रखा है। तुम चाहे तो मैं उसे यहाँ बुलाता हूँ। शौर्य ने माया को देखा और इशारा किया। माया तुरंत वहां से गायब हो गई और सुगंधा को बुलाने चली गई। तभी शौर्य ने सम्राट को देखकर पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कैसे इस दुनिया में आए? शौर्य के सवाल पर सम्राट बोला, दरअसल जब मेरी मृत्यु होने वाली थी तो मैंने अपनी आत्मा को मेरे गुरु द्वारा सिख मंत्र से अपने शरीर से अलग कर लिया, पर मेरी आत्मा कोई नया शरीर या वस्तु ढूंढ पाती उससे पहले ही मेरी आत्मा बिजुरी यज्ञ में सोख ली गई और जब मुझे होश आया तब मैं विकी के शरीर के अंदर था। ये सुनकर शौर्य समझ गया कि सम्राट बिजुरी यज्ञ के वजह से तैयार हुए स्पेस ट्रिब्यूलेशन में खींच गया होगा। तभी माया सुगंधा के साथ वहां प्रकट हुई। जब सुगंधा को सम्राट ने देखा तो वह अपने हाथ जोड़कर सुगंधा से बोला, बड़ी बहन सुगंधा को मेरा प्रणाम। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपको हजारों सालों बाद यहाँ पर मिल पाया हूँ। सुगंधा ने जब सम्राट को देख तो वह चौंककर बोली, भाई विद्युत, आपको ये क्या हुआ है? ऐसा किसने किया ये आपके साथ? ये सुनकर सम्राट बोला, मुझे मेरे अपना ने ही देखा दिया है, जैसे आपके साथ हुआ वैसा हो मेरा हाल है। सम्राट की बात सुनकर सुगंधा थोड़े सहमे स्वर में बोली, ये कैसी परिस्थिति आ गई है? मेरे गुरु के दोनों शिष्यों पर एक जैसा संकट आया और हमें हमारे अपनों ने ही देखा दिया है। सम्राट ने ये बात सुनकर अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। तभी शौर्य बोला, अगर आप दोनों का भरत मिलाप हो चुका हो तो अब मैं चाहूंगा कि सुगंधा आप सम्राट की मदद करे ताकि जब वापस जाना हो तो सम्राट अपनी पूरी साधना प्राप्त कर चुका हो।
जल्द ही मैं आप दोनों के लिए नए शरीर की अरेंजमेंट कर दूंगा। शौर्य ने इतना कहकर कॉस्मिक लिक्विड और आत्मा की ताकत बढ़ाने वाले फलों को उन्हें दे दिया। फिर शौर्य वहां से चला गया। जब शौर्य वापस लौटा तो बहुत रात हो चुकी थी। शौर्य तुरंत बिस्तर पर लेट गया। शौर्य जब सुबह उठा तो उसने सबसे पहले अपने कॉलेज की तैयारी की, फिर वह अपनी बहनों के साथ कॉलेज चला गया। आज कॉलेज का वातावरण बहुत टाइट था। आज पुलिस वाले कॉलेज के गेट पर तैनात थे। शौर्य भी सीधे बाकी स्टूडेंट्स की तरह अंदर चला गया, लेकिन उसे देखते ही एक पुलिसवाले ने छुपकर उसकी तस्वीर खींची और किसी को भेज दी। शौर्य ने दोपहर तक कॉलेज अटेंड किया और सीधा पवई की उस जमीन पर पहुंच गया जहां वह अपनी फैक्ट्री और कंपनी के ऑफिस को बनाने वाला था। उसके कहने पर आज सुबह ही कशिश और बाकी लड़कियों ने यहां आकर भूमि पूजन कर लिया था। शौर्य जब यहां पहुंचा तो देखा लगभग 50 एकड़ की जमीन यहां घास और खरपतवार से भरी थी। उसके आसपास के इलाके में नाले के पानी की वजह से गंदा पानी जमा हो चुका था। शौर्य ने लड़कियों को उस जगह से दूर होने के लिए कहा और वह नीचे बैठ गया। उसने धरा को नियंत्रित करने वाले मंत्रों को पढ़ा और सबसे पहले उसने उस जमीन को ठोस तथा समतल बना दिया। कुछ ही मिनटों में शेर के सामने एक समतल आयर्स जैसे दिखने वाली ठोस जमीन थी। इतना करने के बाद शौर्य ने सिस्टम से कहकर तवत्सर के विरासत में से अलग अलग इमारतों की ब्लूप्रिंट पढ़ी और फिर उसने एक अलग से खुद की डिजाइन उसी के आधार पर बनाई। कुछ देर अपनी ब्लूप्रिंट को जगह के हिसाब से एडजस्ट किया और उसने फिर एक बार जमीन पर हाथ रख दिया। शौर्य ने फिर गहरी सांस ली और वस्तु रचना का मंत्र दोहराया। उसके ऐसा करते ही जमीन के अंदर से अपने आप 4 बड़ी बड़ी इमारतें बाहर निकली। इन इमारतों में कांच और लाइट के अलावा सब कुछ था। ये रचना भगवान त्वस्तर के ज्ञान के बदौलत हो पाई थी। शौर्य ने फिर लड़कियों को अंदर बुला लिया। उसके बाद शौर्य ने जमीन के चारों ओर 10 फीट ऊंची दीवारें बना दी। लड़कियों बेचैन सामने इतनी विशेष रचना को देखा तो वे लोग हैरान हो गए। सभी लड़कियों को यकीन नहीं हो रहा था कि शौर्य ने ये कैसे कर लिया। सभी इमारतें ऐसे लग रही थी जैसे उन्हें किसी एक ही टुकड़े में उकेरकर रचा गया हो। शौर्य ने कशिश की ओर देखा और बोला, सिमरन और रिया, मैं तुम दोनों को इन बिल्डिंग्स को ऑफिस और फैक्ट्री के हिसाब से बनवा लेना है। तब तक कशिश वापस जाकर द्वारका और दिल्ली के बिजनेस को यहाँ शिफ्ट करने की पूरी प्रक्रिया कर लेगी। हो सके तो कशिश हमारे एम्प्लॉयज के लिए रहने का इंतजाम एक कॉम्प्लेक्स में कर दो, ताकि वे लोग जब यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो उन्हें रहने के लिए कोई परेशानी न हो। इसके लिए तुम दिवाकर से मदद ले सकती हो। मैं आज शाम को बेलगाम जाने वाला हूं, वहां मुझे कुछ सैनिकों से मिलकर उनकी ट्रेनिंग देखनी है। शौर्य के ऑर्डर मिलते ही सभी लड़कियां काम पर लग गई। इधर जब शौर्य अपने विला पर लौटा तो उसने कमांडर अशोकराव भोसले को फोन लगाया और उसके आने की खबर दे दी। उसके बाद शौर्य अपने कमरे में गया और उसने अपनी आर्मी की यूनिफॉर्म पहन ली। इस गहरे हरे रंग के यूनिफॉर्म में शौर्य बेहद हैंडसम लग रहा था। शौर्य ने अपने सारे सिंबल्स को यूनिफॉर्म पर पिन अप कर दिया और अपनी कैप पहनकर अपने कमरे से बाहर आ गया। जब उसे उसकी बहनों ने देख लिया तो वे दोनों हैरान और परेशान होकर उसे देख रही थी। दोनों ने तुरंत उसके पास आकर उसकी बलाइया की और काजल का एक टीका शौर्य के माथे के बगल में लगा दिया। शौर्य ने उन दोनों से बात करके उन्हें घर पर छोड़कर वह सीधा अपनी तलवार पर सवार होकर कुछ ही मिनटों में बेलगाम आर्मी कैंप पहुंच गया। इस आर्मी कैंप में रहते हैं भारतीय सेना के निंजा, यानी वो लोग जो छत्रपति शिवाजी महाराज के गनिमीकावा युद्धनीति में माहिर थे। ये युद्धकला मॉडर्न जमाने में गोरिल्ला वारफेयर के नाम से जानी जाती है। इसे हिंदी में छापामार युद्धनीति भी कहते हैं।
शौर्य बेस पर पहुंचा और उसने गेट पर रिपोर्ट किया। उसके बाद जब वह मैं ट्रेनिंग एरिया में पहुंच गया तो उसने 100 से भी ज्यादा सैनिकों को मैदान में खड़ा पाया। उसके यहाँ रिपोर्ट करते ही कमांडर भोसले ने अपने सैनिकों को यहाँ खड़ा कर दिया था। शौर्य जब ग्राउंड पर आया तो सभी सैनिकों ने शौर्य को देखा और उसकी शक्ल देखकर उन्होंने उसे बच्चा समझ लिया था। लेकिन जैसे ही उनकी नजर उसके रैंक पर गिरी उनके मुंह खुले के खुले रह गए। शौर्य की रैंक उनके लिए एक शौक की तरह थी पर उन्हें अपने स्किल्स पर घमंड था। मराठा लाइट इन्फेंट्री के सैनिक बेहद खतरनाक माने जाते थे। हर साल इन्हीं के ग्रुप से सबसे अधिक जवान स्पेशल फोर्स में चुने जाते थे। इस बात का घमंड इन लोगों के आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था। शौर्य को घमंडी लोगों से नफरत थी। उनके घमंड को देखकर शौर्य ने ठान लिया कि वह इनका घमंड इसी मिट्टी में मिला देगा। शौर्य ने सभी को ध्यान से देखा और फिर कड़ी आवाज में बोला, मेरा नाम ब्रिगेडियर जनरल शौर्य अग्निहोत्री है। मैं यहाँ पर आप लोगों की गनीमी कावा इस्तेमाल करने की काबिलियत देखने आया हूँ। लेकिन मैं देख सकता हूं कि आप लोग अपने हुनर को लेकर कुछ ज्यादा ही अस्वस्थ है। इसीलिए मैंने सोचा है कि आप लोगों की एक टेस्ट ली जाए। वैसे तो गनीमी कावा में आप लोग छोटी टुकड़ी लेकर बड़े से बड़े सेना को हराने का दम रखते हैं, लेकिन आज आपको सिर्फ मुझे हराना है। ये टेस्ट मैं आज रात के अंधेरे में लूंगा। शौर्य एक तरह से उनके अंदर छिपे घमंड को ललकार रहा था। शौर्य की इस चुनौती के वजह से सारे सैनिक उत्साहित हुए थे। सभी सैनिकों ने एक साथ शौर्य की बात पर हामी भर दी। उसके बाद शौर्य कमांडर भोसले के साथ उनके ऑफिस की तरफ चला गया। शौर्य ने उनके ट्रेनर को टेस्ट की तैयारी करने के लिए टेस्ट का प्लान दे दिया था। रात का खाना खत्म करने के बाद सारे सैनिक ग्राउंड पर जमा हो गए। शौर्य ने ये ट्रेनिंग एक छोटी पेड़ों और पौधों से बनी पहाड़ी पर रखी थी। ये पहाड़ी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की एक कड़ी थी। जब सभी लोग रेडी हो गए शौर्य ने उन्हें टेस्ट बताना शुरू किया। टेस्ट एकदम सिंपल थी। उन्हें शौर्य को इस पहाड़ी पर ट्रैक करके ढूंढना था। इसके लिए उनके पास 3 घंटे का समय था। शौर्य ने सभी सैनिकों को एक बार देखा और बोला, आज आप सबके स्किल को मैं यहाँ परखने वाला हूँ। क्या आप सच में दुश्मन को इस पहाड़ी इलाके में ढूंढ पाते हो या नहीं? मुझे देखना है कि लोग आपको पहाड़ी चूहे कहते हैं, ये वास्तवाच है या नहीं। मैं आप लोगों के सामने से चला जाऊंगा। अगर आप मुझे पकड़ सके तो मैं मान लूंगा कि आप बेहद काबिल है, लेकिन नहीं पकड़ पाए तो मैं आप लोगों के लिए नया ट्रेनिंग प्लान दूंगा जिसका अभ्यास आपको करना पड़ेगा। शौर्य ने इतना कहकर स्टॉप वॉच सेट की और उन सभी के सामने अचानक गायब हो गया। किसी भी सैनिक को शौर्य ने ये कैसे किया समझ में नहीं आया। शौर्य इस वक्त जंगल के अंदर तक पहुंच चुका था। उसने रास्ते में छोटे छोटे निशान छोड़े थे, लेकिन देखना ये था कि ये निशान ये सैनिक देख पाते हैं या नहीं। शौर्य ने अंदर जाकर कुछ ट्रैप भी बनाए थे। इधर सैनिक उसके गायब होते ही कुछ लोग जिन्होंने होश संभाला था वे तुरंत उसी दिशा में दौड़ पड़े थे। कुछ ही देर में उस छोटी पहाड़ी को सैनिकों ने पूरी तरह घेर लिया था। सभी लोग अपनी अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर शौर्य को ढूंढने लगे। कुछ समय बाद शेर ने बनाए ट्रैप एक्टिवेट हो गए और सभी सैनिक एक एक करके उसमें फंसने लगे। अगर ये ट्रैप मामूली होते तो वे लोग नहीं फंसते, पर शौर्य ने अपनी आध्यात्मिक ताकत का उपयोग करके इन ट्रैप को सेट किया था। इनमें कोई भी मामूली इंसान फंस सकता था। 3 घंटे बाद भी किसी सैनिक को शौर्य नहीं मिला। सभी सैनिक थक हार के वापस नीचे आ गए। जब वे लोग वापस आ रहे थे तब उन्हें शौर्य एक पेड़ की खाल के अंदर से निकलते हुए दिखाई दिया।
अब सभी सैनिकों को एहसास हो चुका था कि वे लोग शौर्य की छुपने की कला के आगे हार गए हैं। जब सब लोग ग्राउंड पर आ गए तो शौर्य ने उन्हें उनकी गलतियां गिनानी शुरू की। शौर्य हमेशा घमंड को तोड़ने के लिए पहले उन्हें गलती करने देता है और बाद में उनकी गलतियां गिनकर उनके अंदर के घमंड को चकनाचूर कर देता है। टेस्ट के बाद सभी सैनिक अपनी अपनी जगहों पर वापस लौट गए। शौर्य ने फिर कमांडर भोसले को कुछ बेसिक ट्रेनिंग का प्लान दे दिया, साथ ही कुछ थैलियां हाथ में दी। इन थैलियों में दिमाग और शरीर के विकास के लिए आवश्यक औषधियां थी। उसके बाद शौर्य अपने कमरे में चला गया और रात भर उन्हें दी जाने वाले ट्रेनिंग को कागज पर उतर दिया। इसके साथ उनके लिए कुछ योग मुद्राएं भी चुनकर उन्हें सैनिकों के लिए लिखकर निकाल लिया। दूसरे दिन सुबह 4 बजे सभी सैनिक ग्राउंड पर एक फाइल बनाकर खड़े थे। शौर्य ने फिर उनके सामने जाकर उन्हें उनकी आने वाली 3 महीनों के ट्रेनिंग का पड़ाव बताने लगा। आप सभी की ट्रेनिंग आज इसी समय से शुरू होती है। इस ट्रेनिंग को हम 3 पड़ाव में करेंगे। पहले पड़ाव में मैं तुम्हारे मानसिक और शारीरिक ताकत को बढ़ाने की ट्रेनिंग दूंगा। दूसरे पड़ाव में मैं तुम्हें कुछ खास युद्धकला के दाव सिखाऊंगा और आखिरी पड़ाव में आपको मैं कुछ विशेष स्किल्स सिखाऊंगा। इन सभी की ट्रेनिंग लेने के बाद आपका स्तर किसी भी स्पेशल फोर्सेस के सैनिक से अधिक हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग आने वाले ट्रेनिंग प्लान के हिसाब से खुद को बदल पाएंगे। इतना कहकर शौर्य ने ट्रेनर को सारे प्लान दे दिए और सभी को उनके सामने युद्धकला के उनके लिए बनाए दाव करके दिखाने लगा। सभी सैनिकों ने उन्हें दोहराना शुरू कर दिया। लगभग 2 घंटों की प्रैक्टिस के बाद शौर्य ने उन्हें नहाने से पहले गोलियां खाने के लिए दे दी। सभी सैनिकों ने उन गोलियों को खाते ही उनके अंदर बहुत सारी गर्मी उत्पन्न हो गई। शौर्य ने उन्हें कुछ देर तक ध्यान करने के लिए कहा और लगभग 15 मिनट बाद हर सैनिक काले तरल से भर चुका था। सभी को एक बार नहाने के ऑर्डर दिए गए। कुछ ही देर में सभी सैनिक वापस ग्राउंड पर आए थे। इस वक्त सभी सैनिकों की ताकत बढ़ चुकी थी। इस देखकर शौर्य ने सभी को एक आसान साधना तकनीक सिखाई। साथ ही उन्हें हर 3 दिन बाद शौर्य की दवा पीने का आदेश दिया। सभी सैनिकों ने साधना के मंत्रों को कंठस्थ कर लिया और साधना करने लगे। उन्हें अपने शरीर में ऊर्जा का संचार महसूस होने लगा, साथ ही उन्हें उनके शरीर में होने वाले बदलाव भी समझ आने लगे। जब सभी सैनिक एक निम्न श्रेणी की साधना करने में सफल हो गए तो शौर्य ट्रेनर को कहकर अगली ट्रेनिंग का प्लान शुरू करने कह दिया। शौर्य ने ये सब करने के बाद दोपहर को बेलगाम कैंप को छोड़ा और वह वापस मुंबई आने लगा।